टू थिंग्स, क्लैरिटी, प्रायोरिटी। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? टाइम मैनेज एनीवेज हम नहीं कर सकते। यदि मैं ब्लॉक कर दूं, आई थिंक स्ट्रगल खत्म हो जाएगा टाइम का। डेडलाइन को कैसे हम अचीव कर सकते हैं? गोल से प्यार मत करो, आप प्रोसेस से प्यार करो। 3 महीने प्लानिंग करते हैं, फिर रिमेनिंग 9 मंथ्स में उसको एग्जीक्यूशन का हम देखते हैं। जो काम पैसे दे के हो सकता है वो काम खुद को कभी नहीं करना चाहिए। एक्सपांशन और स्केल करना बहुत मुश्किल है। थिंग कैन बी डन विदाउट यू आल्सो। हर टीम में ए प्लेयर, बी प्लेयर, सी प्लेयर होते हैं। अनइम्पोर्टेंट चीज तो अपने आप जगह ले लेती है। एज ए एंटरप्रेन्योर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? हमारा वाई एकदम क्लियर आता है। सोशल स्किल तो पहले दिमाग में आता है कि सोशल मीडिया। 90% थिंग्स इन द वर्ल्ड ड्रिवन बाय इमोशंस। क्योंकि जहाँ पे भी 4 लोग साथ में आ गए वहाँ पे झगड़ा होना ही है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना चाहिए? तू गलत है, प्लीज अंडरस्टैंड। अप्रोच अलग है। ट्रू मीनिंग क्या है नेटवर्किंग का? Your network is your net worth. The beautiful philosophy called giver's gain. एंटरप्रेन्योर को हमेशा नेगोशिएट करना पड़ता है। We are negotiating all the time. आपको एक टिप देता हूँ, TIP, टाइम, इंफॉर्मेशन, पावर। एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मोटिव क्या है उसके पीछे, मेरे को आउटकम क्या चाहिए। मैंने उनको रियलाइज किया कि आप ये 1 लाख रुपए देने के बाद जो वैल्यू मिलेगी आपको, ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बिक जाएंगे आपके। सामने वाले को जिताना है। द मोमेंट यू थिंक सामने वाले को जिताना है, एक्चुअली बिकम गुड नेगोशिएटर। फर्स्ट स्टेप जानना है व्हाट इज द प्रॉब्लम। कि एंटरप्रेन्योर को कंटिन्यूअस लर्निंग रखना चाहिए। एक डेलिबरेट लर्निंग विच इज वन ऑफ माई सिग्नेचर प्रोग्राम, जहां मैं कॉन्शियसली डिसाइड कर रहा हूं दिस इज व्हाट आई वांट टू लर्न। तो देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो टिका रहेगा वही चलेगा। आप एक लीडर की तरह बात कर रहे हो एंड यू नो यू गो इन लॉन्ग रन। हेलो दोस्तों, ओडेसी ओरेकल शो में आपका फिर से स्वागत है। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था मिस्टर जगदीश कुमार के साथ में कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है, उनको इंसिस्ट करने के बाद उनको फिर से हम लेके आए हैं स्क्रीन पे ताकि हम और कुछ जान पाए पॉडकास्ट के बारे में जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो डायरेक्टली हम चालू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो मिस्टर जगदीश, वेलकम बैक। I am feeling honored to be remembered again, and I think it's a opportunity to speak. मुझे लगता है कि आपने लास्ट एपिसोड काफी एंजॉय किया। आपने फटाक से मुझे हाँ बोले कि हाँ मैं आ रहा हूँ। I loved it, literally loved it. सर जैसा हमने लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस कर लिया था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है करके, ऑब्वियसली हम इसी लाइन को आगे लेके जाएंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट। तो हमें ये सीखा जाता है टाइम मैनेजमेंट मतलब कि जैसे स्टूडेंट हूँ तो एक आंसर पेपर है जो मुझे 3 घंटे में सॉल्व करना है। एज अ वर्कर हूँ तो एक जो टास्क मुझे दिया है, सपोज 2 घंटे में मुझे फिनिश करना है, तो वो मैं फिनिश कर दूँ 2 घंटे में या फिर 2 घंटे के अंदर। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? टाइम मैनेज एनीवेज हम नहीं कर सकते, हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट 2 थिंग्स, क्लैरिटी, प्रायोरिटी। मैं क्लियर हूं क्या कि मैं क्या करना है और क्या करना मैं 1 2 3 ABCD में मैं कर पा रहा हूँ क्या। बहुत ही सिंपल फॉर्म में रखे तो यू गो टू ऑफिस, चूज ये शर्ट पहनो ये शर्ट पहनो, क्लैरिटी वो प्रायोरिटी भी। फिर मैं इसको फोन करूँ, इसको कॉलिंग अभी करनी है, शाम को करनी है, मीटिंग 3 बजे रखूँ 4 बजे रखूँ, हॉलीडे जुलाई में करो या अगस्त में करो। थिंक अबाउट दिस। सो जैसे हम पहले एपिसोड में बात कर रहे थे कि सेल्फ अवेयरनेस होता है तो क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी होगी ना, ट्रस्ट में टाइम प्रायोरिटी करने में डिसाइड आसान होता है। इट एज सिंपल एज, वो आपने सुना है पहले हम जब होमवर्क कर रहे होते तब हमें ध्यान में था यार खेलना जरूरी है, खेल रहे होते थे तब लगता था अरे होमवर्क तो किया ही नहीं। सिमिलरली हैपेंस टुडे। सो इफ आई एम क्लियर इट विल हैपन। सो बॉटम लाइन इज 2 थिंग्स, क्लैरिटी, प्रायोरिटी। इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने प्लान कर लिया ना तो अनइम्पोर्टेंट तो अपने आप घुस जाती है। सो इफ आई एम क्लियर एंड प्रायोरिटाइज कर पा रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट चीज प्लान करूंगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग। यानी कि जो चीज़ एडवांस है उसका आपने इंपॉर्टेंट है एडवांस में टाइम ब्लॉक कर लिया। लेट्स से आज अपना जो सेशन था, हमने 1 महीने पहले ये डेट बुक की थी आज की कि ये कैलेंडर में ब्लॉक्ड है, कोई दूसरी चीज़ आई बीच में नहीं आई। इमेजिन कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं जो मेरे लिए ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, चाहे मेरा हेल्थ हो, चाहे मेरा फैमिली हो, चाहे मेरा काम से रिलेटेड हो, यदि मैं ब्लॉक कर दूँ, आई थिंक स्ट्रगल खत्म हो जाएगा टाइम में।
जैसे हम बिजनेस में बात करते हैं कि डेडलाइन की, तो डेडलाइन को कैसे हम अचीव कर सकते हैं? काफी बार ऐसा हमें लगता है कि डेडलाइन एक जस्ट एक मिथ है, या फिर काफी बार ऐसा लगता है कि डेडलाइन इसलिए दी जाती है कि जो अचीव नहीं हो सकती, फिर हम बोलेंगे नहीं थोड़ा सा और टाइम दे दो, और हम कर लेते हैं। तो डेडलाइन का ये जो मैटर है, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? दो बातें बहुत बड़ी बताऊंगा इसमें, जो मैंने जेम्स क्लियर ऑथर है हैबिट के रिलेटेड बातें करने में, है ना, उनकी एटॉमिक हैबिट बहुत प्यारी बुक है। उसमें वो बोलते हैं कि आप गोल जो है ना, गोल वर्सेस प्रोसेस। गोल से प्यार मत करो, आप प्रोसेस से प्यार करो, क्योंकि गोल हमें अचीव नहीं होने का डर ज़्यादा सताता है। अचीव नहीं होता है तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले जाते हैं। अचीव हो गया तो इसके बाद ब्लैंक भी हो सकते हैं। वो बोलते हैं कि आप गोल के वर्सेस जो प्रोसेस है उससे प्यार करो, डे टू डे वर्क से प्यार करो। लेट्स से मेरा गोल है फिट होना, तो ये गोल हो गया 80 kg वेट 70 करना है या 75 करना है। एक तो ये फोकस हो गया। दूसरा यदि फोकस हो कि मैं रोज सुबह 10 मिनट वॉक करूंगा, 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, ये जो प्रोसेस है उससे प्यार हो गया, तो रिजल्ट आप सोचिए। सो दो बातें थी इसमें, एक तो ये हो गया गोल वर्सेस प्रोसेस। दूसरा टाइम मैनेजमेंट में जो आपने बोला, यहाँ पे डेडलाइंस की बात जहाँ तक आती है ना, अभी मैंने क्या किया, एक लेट्स से मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, आप जानते हैं, उसमें कुछ स्पीच देने होते हैं, डिलीवर करने होते हैं। तो इस साल मेरे को कुछ 15 स्पीचेस डिलीवर करने एक बार। लास्ट ईयर मेरे से डेडलाइन में मिस हो गया। मैंने क्या किया, इस बार मेरे बोर्ड पे 15 स्पीच लिख के लगा दिया, 1 2 3 15, और मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तो खत्म करने। तो मई में 3, जून में 4, जुलाई में 5। नाउ क्या हो गया, बड़े जो मिशन था उसको आपने छोटे टुकड़ों में बांट के छोटे टाइमलाइन में कर दिया। मेरे से एक साल की चीज कंट्रोल नहीं हो सकती, लेकिन आज की चीज कंट्रोल हो सकती है। यदि मैं आज का डेडलाइन मिस करूंगा ना, तो महीने का करूंगा और साल का मिस होना ही है। थिंक अबाउट डिवाइडिंग इन स्मॉल टास्क, स्मॉल टारगेट्स एंड गेटिंग इनटू प्रोसेस। भाई आज का काम आज करूंगा ही, जून में जो है ना हमको देना ही है। तो डेडलाइन से आपको डर नहीं लगेगा, डेडलाइन आपको नेगेटिव नहीं करेगी, डेडलाइन आपको एंजॉय जो नहीं करने का फाइट है वो खत्म हो जाएगा यदि मैंने प्रोसेस से प्यार किया, एक बात। दूसरा, मैंने वो बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करके एवरी वीक या एवरी डे में कन्वर्ट कर दिया। मजा आएगा आपको। एक बिजनेस पर्सन को प्लानिंग और शेड्यूलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक वो जो एंटरप्रेन्योर है वो कैसे प्लान करे और कैसे शेड्यूल करे उसको, क्योंकि प्लानिंग की तो हम काफी सारी बातें करते हैं कि लेट्स से कि हम 3 महीने प्लानिंग करते हैं, फिर रिमेनिंग 9 मंथ्स में उसको एग्जीक्यूशन का हम देखते हैं, लेकिन शेड्यूलिंग नहीं कर पाते कि हमें किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है या फिर कौन से महीने में क्या है हमें एग्जीक्यूट करना है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक्जैक्टली प्लानिंग और शेड्यूलिंग कैसे करना चाहिए। मैंने मेरे मेंटर रॉबिन शर्मा से सीखा ये। रॉबिन शर्मा बोलते हैं, थिंग्स आर शेड्यूल्ड, थिंग्स आर डन। जो आप शेड्यूल करेंगे वही चीजें होगी। तो पहली बात तो ये है कि मेरे को क्लैरिटी होना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि कब करना चाहता हूँ। यदि मैंने कैलेंडर बनाया, उसको पब्लिश किया और उसको मंथली और डेली वाले कैलेंडर में लाया, बोलते ना, मेरा रोज का बिहेवियर, मेरा रूटीन, मेरा एंड टारगेट बता सकता है कि मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ। मेरे आज की स्पीड, एक्सपर्ट लोग बोल सकते हैं कि मैं महीने के अंत में, साल के अंत में, लाइफ के अंत में कहाँ पहुँचूंगा। सो प्लानिंग को, इम्प्लीमेंटेशन को डेली बिहेवियर में लाने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं सेल्स करता हूँ। अब सेल्स में कोल्ड कॉल इंपॉर्टेंट बात है। कोल्ड कॉल थोड़ा टफ होने की वजह से जनरली लोग उसको अवॉइड करते रहते हैं। अब यदि मैंने शेड्यूल किया कि रोज 11 से 12 मैं कोल्ड कॉल करूंगा, टेलीफोन कॉल करूंगा, रोज का मेरा यही शेड्यूल्ड है और दूसरी टास्क कुछ भी नहीं होगी, इमेजिन। सो शेड्यूल्ड डन, शेड्यूल्ड डन, इजी हो जाएगा। एक एंटरप्रेन्योर को डेलीगेशन कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब वर्क डेलीगेट करने के लिए। काफी बार हम ये सुनते हैं कि वर्क डेलीगेट हो रहा है, मतलब हमें जस्ट पुश ऑन कर दिया है, लेकिन हम उसका इंपॉर्टेंस नहीं जानते कि एंटरप्रेन्योर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि कैसे वो डेलीगेट करे अपने वर्क को। डेलीगेशन, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी जो किसी मारवाड़ी के द्वारा लिखी हुई थी, जो काम पैसे दे के हो सकता है वो काम खुद को कभी नहीं करना चाहिए। समथिंग कैन बी डन विद एक्सचेंज ऑफ मनी, यू शुड नॉट डू। दैट मीन्स
essentially as a business owner, as a leader, you are keeping free yourself for the better things, for strategic planning, for expansion, for creative thinking. यदि हर चीज में खुद इन्वॉल्व होऊंगा मैं, जो मैं नहीं करने पे भी दूसरा कर सकता है, देन एक्सपांशन और स्केल करना बहुत मुश्किल है. सो डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 अपने आप को फ्री करने के लिए. नंबर 2 कल के लीडर से आया करने के लिए. नंबर 3 so that you know whether this thing can be done without you also. So until unless I experiment, it will not happen. So delegation is extremely important to get you free. And that's how you develop next line of leaders. That's how you develop next people. Otherwise सब चीज आप करते रहोगे तो फिर आगे बढ़ने का काम करेगा. So delegation, हाँ, स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए लोगों को, टाइम देना चाहिए और करना चाहिए. जैसे आपने बताया कि हमारी एक नई जनरेशन क्रिएट होती है, तो उसी को लेकर मैं आपको पूछूंगा कि जब हम डेलीगेट करते हैं काम को, तो ऑब्वियसली हम एक बैकअप क्रिएट करते हैं और एक नया लीडरशिप क्रिएट करते हैं. एब्सोल्युटली. तो जब ये प्रोसेस रहती है तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि हाँ ये बंदा या फिर ये बंदी मेरा नेक्स्ट लीडरशिप रहेगी. There are various methods, theories and frameworks in management world for that reason. But to keep it very simply, आपके टीम में 10 लोग हैं ना, आपको 1 2 3 वो enthusiastic लोग, वो इनिशिएटिव वाले लोग, वो हर टाइम दिखने वाले लोग मिलते ही हैं. यू सी डिफरेंस. 10 लोग सेम काम करते हैं ना, 3 लोग ऐसे हमेशा टाइम पे आएंगे, 3 लोग नया काम करने के इच्छुक रहेंगे, 3 लोग को इनिशिएटिव लेने की इच्छा रखते हैं. आई थिंक प्रॉब्लली हर टीम में ए प्लेयर, बी प्लेयर, सी प्लेयर होते हैं. हैव सीन दैट? सब लोग सेम कैटेगरी में नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल. तो ए प्लेयर जो लोग कौन से होते हैं? जो हर काम में ओनरशिप दिखाते हैं, अकाउंटेबिलिटी दिखाते हैं, वो आगे बात करते हैं, सर ये करना है क्या. आई थिंक वो ए प्लेयर में से आपको कोशिश करनी चाहिए, ये मेरा नेक्स्ट हो सकता है. एंड मे बी यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग, इवेंचुअली कैन ग्रो. दैट्स हाउ ट्रस्ट बिल्ड, दैट्स हाउ उसकी एफिशिएंसी बनती है, दैट्स हाउ उसको खुद को एक कॉन्फिडेंस करने का जो टीम का डिवीजन है वो पता होता है, और वैसे कैरेक्टर से पता चलता है कि ये बंदा बंदी कम कर पाएगा. एक नया कंसेप्ट मैंने पढ़ा था, टाइम ब्लॉकिंग. ऑब्वियसली मैं पूरा नहीं पढ़ पाया ना, मे बी पूरा समझ नहीं पाया. इसके ऊपर आप हमें थोड़ा गाइड करोगे ताकि हम व्यूअर्स तक ये बात पहुंचा पाए. टाइम ब्लॉकिंग बहुत प्यारा कंसेप्ट है. स्टोरी याद आ रही है मेरे को. एक कॉलेज प्रोफेसर अपने बच्चों को सिखा रहे थे. इसमें क्या होता है कि जार लेते हैं, कांच का जार, और उसमें जो डायमंड शेप के स्टोन्स होते हैं वो उसमें डालते हैं. बच्चों को पूछते हैं कि बेटा जार खाली अभी भर गया क्या? डाल दिया? तो बोले अभी कंप्लीट भर गया. फिर क्या करते हैं, थोड़ी मिट्टी डालते हैं उसके अंदर, मिट्टी भी उसमें आती है. बेटा अब भर गया? बोले अब तो पूरा भर गया. फिर वो पानी लेते हैं, वो पानी भी उसके अंदर आता है. तो इसेंशियली टीचर क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि यदि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को लाइफ में प्लेस नहीं करोगे तो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ तो अपने आप जगह ले लेती है. सिमिलरली टाइम ब्लॉकिंग समथिंग कॉल्ड स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग. इसका मतलब क्या है? जो चीज़ें मेरे लिए मैटर करती है, जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मैं टाइम एडवांस में ब्लॉक कर रहा हूँ. मेरी न्यू हैबिट्स के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, मेरे फैमिली के लिए, है ना, एडवांस में ब्लॉक करता हूँ. चीज़ें नहीं है. दैट्स हाउ you have your priorities in place, that's how you have your process and targets in place, and that's how you feel worthy and satisfied end of the day कि जो करना चाह रहा था वही मैं किया है क्या. सो टाइम ब्लॉकिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. हम छुट्टियों के लिए कैसे कर लेते हैं टाइम ब्लॉकिंग? सितंबर में नैनीताल जाना है, उसके लिए डेट्स ब्लॉक्ड है, लेकिन हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह नहीं कर पाते. दैट्स आयरनी ऑफ द लाइफ. क्योंकि वो ऑपरेटर पता है कि बाद में टिकट नहीं मिलेगी, सर अभी कर दो. तो क्योंकि वो आपको दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा कि आज मैंने ये खाना कंट्रोल नहीं किया, आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की, आज मैंने थोड़ा सीखा नहीं, तो कल क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि वो टेंजिबल नहीं है, वो उसको काउंटेबिलिटी उसका मुश्किल है. तो टाइम ब्लॉक जो मेरे लिए मैटर करता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मेरे को लगता है ये अपनी हैबिट का पार्ट होना चाहिए, अपने शेड्यूल का पार्ट होना चाहिए, टाइम टेबल का पार्ट होना चाहिए, कैलेंडर का पार्ट होना चाहिए. एंड यू सी एवरी डे यू विल एंड विद सेटिस्फैक्शन कि आज जो करना था वो मैंने कर लिया है. इवेंचुअली वो महीने और साल में वैसे ही होना है. अगर टाइम मैनेजमेंट को मुझे एक वर्क प्लेस में इम्प्लांट करना है ताकि हर स्टाफ या फिर एम्प्लॉय प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर पाए, तो एज ए एंटरप्रेन्योर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करता हूँ, मेरी टीम का हडल, समथिंग कॉल्ड हडल. सो उसको बोलते हैं डेली 10 से 15 मिनट का डिस्कशन. जब हम ऑफिस पहुँचते हैं 10-15 का टाइम रखा हमने. 10-15 पे सारी टीम एक फ्लोर का एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पे सब लोग
सर्कल बनाए खड़े होते हैं एंड उसका एक फिक्स सिस्टम है। हडल में क्या होता है, हर आदमी क्या चल रहा है, आज का क्या प्लान है, और एनीथिंग विच इज टॉपिक हिम, और हर 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हर आदमी बोलना होता है एंड दैट टू सबके सामने बोलना होता है। तो इसेंशियली क्या हो रहा है यहाँ पे, 2-3-4 चीज़ें हो रही है। एक हो रहा है ही और सी फील्स पार्ट ऑफ द टीम, क्योंकि आप सर्कल कनेक्ट कर रहे हो, शोज द बॉन्ड, इट शोज द ट्रस्ट। दूसरा, उसको शेयर करने का मौका मिल रहा है कि मैंने कल क्या किया, मेरा अचीवमेंट क्या है। तीसरा, उसको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं ऑन द स्पॉट, क्योंकि जब आप पूरे ग्रुप में से कर रहे हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, मे बी कोई दूसरा सॉल्यूशन जानता है, तो मैनेजमेंट को सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई उसका कलीग उसका। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट क्यों ईजी हो रहा है, एज अ टीम अकाउंटेबिलिटी, एज अ टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ टीम जो हमारा पर्पज है, उसका विजन मिशन है ना, उसका हम क्लैरिटी फिर से बात करते हैं। हम हर दिन उसकी बात करते हैं कि व्हाट इज दैट वी वांट एंड ऑफ द डे। हमारा वाई एकदम क्लियर रहता है। मेरे को वाई याद है ना, टाइम अपने आप मिल जाता है, क्योंकि हर आदमी को मेरा कंपनी के वाई के साथ में उसका पर्सनल वाई भी मैं कनेक्ट करवा के देता हूँ। काफी बार हम सुनते हैं कि सोशल स्किल्स, अभी आज के दौर में अगर पूछूं सोशल स्किल, तो पहले दिमाग में आता है कि सोशल मीडिया, फिर बाद में आता है कि मेरे सोसाइटी में कितने लोगों को मैं मिल रहा हूँ, या फिर एज अ एंटरप्रेन्योर मैं मेरे स्टाफ के साथ में, मेरे कलीग्स के साथ में, मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ में कैसे बात कर रहा हूँ, और जो मेरे बिजनेस लाइन है उसमें जो कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं, या फिर एक सोशल एक एरिया है उसमें मैं कैसे बिहेव करता हूँ। लेकिन ये सोशल स्किल होता क्या है? देखिए, ह्यूमन बीइंग है ना, इसेंशियली सोशल एनिमल है। हम जब इवोल्व हो रहे थे तो हमें हमारे ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद था, एंड दैट्स हाउ इट वाज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, क्योंकि हम हमारे से लोगों को पसंद करते हैं। तो सोशल स्किल एसेंशियली आप सोसाइटी में जो बिहेवियर आपसे एक्सपेक्टेड है, जो लोगों के साथ रहना एक्सपेक्टेड है, वैसा आप रह पा रहे हो। सो इट्स अ डीलिंग विद पीपल एसेंशियली, फर्स्ट प्लेस में डीलिंग विद पीपल। नाउ वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट पीपल स्किल, है ना। Right from you born, right the moment you die, if you're happy, if you want to cry, you want people. Manufacturing machines, you are dealing with people, you're selling with people, selling to people. तो people skills का essence part है। Social skill क्या है? How I deal with my environment, circumstance, people. And ये important क्यों है? Because 90% things in the world driven by emotions. ह्यूमन बीइंग है, वहाँ इमोशंस है। इवन आज मशीन्स आ गई, एआई मशीन लर्निंग आ रहा है, लेकिन वो चलाने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग है। सो ह्यूमन बीइंग से डील करना सीखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यूर डीलिंग विद अमेरिका, तो अमेरिका को चलाने वाला कोई आदमी है वहाँ पे, वहाँ के प्रेसिडेंट से मिल रहे हो, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, प्लीज अंडरस्टैंड। लीडर्स, डिसीजन मेकर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। सो इफ आई एम एबल टू बी फ्रेंड, मैं दोस्त बना पा रहा हूँ, मैं बात कर पा रहा हूँ, मेरी बात समझा पा रहा हूँ, चांसेस है कि मेरे फेवर में मैं डिसीजंस ले पा रहा हूँ। मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा आदमी बिहेव कर रहा है। समटाइम वी कैन मैनिपुलेट इन अ पॉजिटिव हेल्दी मैनर, ऑफ कोर्स, है ना, हाउ आई वांट यू टू बिहेव। सो वो सुना आपने, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग बेटर आंसर, इट्स अबाउट आस्किंग बेटर क्वेश्चंस। सो हाउ डू आई इनिशिएट, जो सवाल मैं पूछूंगा ना वो सही जवाब आएगा। तो मेरा ह्यूमन स्किल, मेरा सोशल स्किल इंपॉर्टेंट है, सो दैट आई कैन क्रिएट अ बेटर एनवायरनमेंट अराउंड मी। लास्ट कन्वर्सेशन में आपने बताया कि बिहेवियर के बारे में बात किया, तो उसी को पकड़ के आगे चलता हूँ। इसमें आता है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जहाँ पे भी 4 लोग साथ में आ गए वहाँ पे झगड़ा होना ही है, मे बी उनके थॉट की वजह से, उनके काम करने के तरीके की वजह से। तो इस चीज में एक एंटरप्रेन्योर को कैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना चाहिए? एक बात ये समझनी पड़ेगी हमें कि एक ही सिचुएशन या पर्सन या इवेंट को कोई भी दुनिया के 2 लोग एग्जैक्टली सेम परसीव नहीं कर सकते। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा सबका मेथोडोलॉजी, माइंडसेट एंड नजरिया एकदम अलग अलग हो सकते हैं। नंबर 1, एक्सेप्टेंस। जहां बोलते ना कि झगड़ा होना, बेसिकली डिफरेंस बोलना कितना क्लैरिटी देता है। तू गलत है कि बजाय मैं बोलूं यू थिंक डिफरेंट, इमेजिन द पर्सपेक्टिव कितना चेंज होता है। तो ये मैच्योरिटी, अवेयरनेस मेरे में होना जरूरी है कि ये मेरा कलीग हो या बिजनेस पार्टनर या वेंडर हो, ये डिफरेंट सोच रहा है, इसका अप्रोच अलग है, ये गलत है, ये बात गलत है, ही इज नॉट रॉन्ग, ही थिंक डिफरेंट। कौन गारंटी दे रहा है कि मैं सही हूं? सो कॉन्फ्लिक्ट, ये एक्सेप्टेंस, यस हम दोनों सोच रहे हैं अलग, दोनों की अप्रोच अलग है, दोनों का तरीका परसीव करने का अलग है। और वैसे भी है ना, दुनिया कैसी दिखती है, जिस रंग का चश्मा मैं देखूंगा ना वैसी मेरे को दिखेगी। इसका मतलब दुनिया वैसी है ऐसा नहीं है।
मेरा दुनिया को एक्सपीरियंस करने का पर्सपेक्टिव, एक नजरिया, एक लिमिटेशन है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये मेरे को समझना होगा कि मैं वही सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ जो मैंने आज तक अंडरस्टैंड किया है। उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। जहां के आगे जहां है, सुना आपने, तो मेरी सोच के आगे दूसरी सोच हो सकती है। तो मैनेज कैसे करना है? नंबर वन तो एक्सेप्ट करना की है। दूसरा ये बताना कि मैं इसको रिफ्लेक्ट डिफरेंट करूं, रादर सेइंग यू आर रॉन्ग, हर्ष आई थिंक this can be a better idea, first this could be approach, then that will make you think कि हाँ यार आई थिंक ये ऐसे भी सोच सकते हैं इस चीज को। तो कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए मैच्योरिटी जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए दूसरा अप्रोच जरूरी है। और मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेट कैसे कर रहा हूं मैं कॉन्फ्लिक्ट को, कि मैं आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट you and me, it is about what is right, not who is right. So we get into मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। No, we both are talking about one particular objective. We are trying to solve one particular problem. What is right? Think about that approach. So conflict can be solved if I understand approach, if I understand differences, if I know how to communicate. I think that helps. फनी थिंग मैं आपको बताऊंगा कि जैसे झगड़ा हो गया कि चार लोग आ गए अपना अपना ओपिनियन दे रहे और झगड़ा हो गया, तो चार टारके एकत्र आले की भांडण होना है। सो अभी तो हमने जान लिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है नेटवर्किंग। भले वो नेटवर्किंग आपके कलीग के बीच में है, आपका जो भी स्टाफ है, एम्प्लॉय है, उसके बीच में है, या फिर आपकी इंडस्ट्री में है। जनरली नेटवर्किंग को यही देखा जाता है कि मैं 10 लोगों को मिल रहा हूँ सोशली, वहाँ पे बात कर रहा हूँ, नंबर एक्सचेंज कर रहा हूँ, बस ये मेरा नेटवर्क का काम हो गया, और जब जरूरत पड़ेगी तब मैं उसको कॉल करूँगा। तो ये जनरल सेंस में चलता है, लेकिन एक्चुअल ट्रू मीनिंग क्या है नेटवर्किंग का? सी रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जो आपका नेटवर्क है, अभी बहुत सारे मायनों में सही बात है, और मैंने ये बहुत हार्डवेयर में सीखा है। नाउ हमें, जैसे आपने मेंशन किया कि मैं 10 लोगों से मिल रहा हूँ एक पार्टी में या एक नेटवर्क इवेंट में, 10 लोगों कार्ड ले रहा हूँ, हाँ भाई ये XYZ सर्विसेज, दैट इज हाउ नॉट यू डेवलप नेटवर्क। द ब्यूटीफुल फिलोसफी कॉल्ड गिवर्स गेन। और वैसे भी ये यूनिवर्सिटी बोलता है कि जितना मैं दूंगा ना तो उनको मिलेगा, देना सीखना पड़ेगा। नेटवर्क नंबर वन, लोगों को जानना, पहचाना क्या करता है। दूसरा कि मैं उनको क्या दे सकता हूँ। सो मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए कि मैं इनको क्या दे सकता हूँ। सी ये यूनिवर्सिटी का अकाउंट है, यदि मैं कहीं डिपोजिट कर रहा हूँ ना, कल निकालने का हक मेरे को बाय डिफॉल्ट बनता है। हो क्या रहा है कि मैं जमा कहीं नहीं कर रहा और मैं जरूरत पड़ रहा तब ले रहा हूँ, है ना। तो नेटवर्किंग में ये इंपॉर्टेंट है कि मैं किसको क्या दे पा रहा हूँ, हाउ यूजफुल एम आई फॉर देम। यदि मैं दे के रखूंगा ना कहीं से मेरे पास वापस आना ही है। सो इफ आई गिव पीपल दे विल रिमेंबर मी फॉर श्योर। और ये ना रेसिप्रोकेट करने का ह्यूमन का बिहेवियर है, ऑब्लिगेशन आता है। यदि मैं आपको आज एक बड़ी लीड दे देता हूँ जिसमें आपका बिजनेस हो रहा है, लेट्स से यू अर्न 10,000 रुपीज और 1 लाख रुपीज, व्हाटएवर, समवेयर यू फील obligated enough to reward me। रेसिप्रोकेशन अपना ह्यूमन नेचर है। सो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मेरे को कि नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, वो मेरा नेटवर्थ है। तीसरा, मैं उनको देता रहूं। ऑफ कोर्स उनका टच में रहना, कनेक्टेड रहना, लिंक्डइन पे हो, पर्सनल लाइफ पे हो, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन देता रहूंगा तो इवेंचुअली मेरे को आना शुरू हो जाएगा। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि निगोशिएट करो या फिर निगोशिएशन स्किल डेवलप करो। निगोशिएशन एक जेनरिक टर्म में हम बात करें, जहाँ पे लेवान देवान चालू है वहाँ पे निगोशिएशन होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा निगोशिएट करना पड़ता है, एक अच्छे स्टाफ के लिए, एक अच्छे पार्टनर के लिए, एक अच्छे वेंडर के लिए भी। तो निगोशिएशन जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए क्या किया जा सकता है? साथ ही साथ ये भी बताइए कि इसका एक बेस आइडिया क्या है? सी वन थिंग, वी आर नेगोशिएटिंग ऑल द टाइम। हम उठने से के सोने तक, घर से लेकर ऑफिस तक नेगोशिएट करते रहते हैं। अपने बच्चे हो चाहे वाइफ हो, आप टाइम से नहीं पहुंच पा रहे, यू नेगोशिएट। आपको ट्रिप पे जाना है, यू नेगोशिएट। आपके वेंडर से, तो नेगोशिएशन हमारा चलता रहता है ना। नेगोशिएशन की
इंप्रूवमेंट कैसे करें, हाउ यू कैन बिकम ए बेटर नेगोशिएटर। नंबर 1, आपको एक टिप देता हूँ, TIP, टाइम, इंफॉर्मेशन, पावर। यदि मेरे को पता है कि मेरे पास कितना टाइम है और सामने वाले पास कितना टाइम है, आपका नेगोशिएशन का पावर बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, ये आप शादी में जा रहे हो और उस समय आप गिफ्ट ले रहे हो ऑन द वे, और आपने बोल दिया दुकान वाले को कि भैया यार जल्दी और लेट हो रहा भाई, 9 बजे का रिसेप्शन है और 8:30 बजे फटाफट एक गिफ्ट कर दो। इसेंशियली आपने उसको, भाई आप इनको दिया कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, योर नेगोशिएशन पावर हैज गॉन डाउन। सिमिलरली यदि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, आप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो और आपको पता है उसका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है, नेगोशिएशन। तो इन्फॉर्मेशन इज सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको कितनी जरूरत है, सामने वाले को बिजनेस की जरूरत है, किस स्टेज पे लाइफ में या बिजनेस के है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं नेगोशिएशन में आने के पहले इंपॉर्टेंट। चाहे आप सब्जी खरीद रहे हो, चाहे आप रोड का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, चाहे आप एक ट्रेनिंग असाइनमेंट खरीद रहे हो या बात कर रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन सबसे। तो जहां मैं इन्फॉर्मेशन जितनी कलेक्ट कर सकूं, मैक्सिमम पॉसिबल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। तो टाइम की बात की अपने, इन्फॉर्मेशन की बात की, क्योंकि कितना टाइम है, कितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, कौन डील कर रहा है, इमोशनली वो आदमी कैसा है, उसके लाइफ में चैलेंजेस क्या है, उसके ड्रीम, उसके फ्रस्ट्रेशन, उनकी इंस्पिरेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन मेरे को निकालना जरूरी है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट इज P, पावर, कि जो आदमी है उसको डिसीजन मेकिंग है, या डिसीजन मेकर है, इन्फ्लुएंसर है, या कोई नहीं है, ना जस्ट एक ट्रेनी है या एडमिन स्टाफ है। सो T फॉर टाइम, I फॉर इन्फॉर्मेशन, P फॉर पावर। एक बात ये कलेक्ट करना, टिप है ये नेगोशिएशन की। दूसरी, जब मैं जा रहा हूं तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड, आई शुड थिंक अबाउट विन-विन सिचुएशन। नेगोशिएशन इज नॉट अबाउट विनिंग, कि मैं आपसे बेस्ट ऑफ बेस्ट ले लूं, आपका कुछ नहीं होगा। नेगोशिएशन अबाउट थिंकिंग विन-विन, कि मैं मेरा भी बेस्ट निकालूं आपसे और आपको भी विन-विन सिचुएशन में रखूं, देन ओनली यू कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म। आज आप नेगोशिएट करके अच्छा डील लेके जाओगे, लेकर का क्या, बिजनेस इज नॉट वन डे गेम, इट्स अ लाइफ टाइम गेम, है ना। तो मैं प्रिपेयर होना चाहिए, मैं विन-विन सोचना चाहिए। तीसरी बात नेगोशिएशन में क्या है, कि ये जानना कि लॉन्गर रन में आपको मैं क्या दे सकता हूँ। इफ आई नीड सम, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर अमाउंट ले रहा हूँ, व्हाट वैल्यू आई कैन गिव यू इन रिटर्न। सो डोंट टॉक अबाउट प्राइस, टॉक अबाउट वैल्यू। इवन इफ आई एम, सो फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलिंग माई ट्रेनिंग टू यू, 1 लाख रुपए लगेगा एक दिन का। सो यू से नहीं सर बहुत महंगा है, तो महंगे का जवाब मेरा ये नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं भाई ये तो है ही, मैं देता ही हूँ। व्हाट वैल्यू आई एम गिविंग यू। यदि मैं वैल्यू दूंगा तो जो क्वांटिफाई उसको कर सकूं, मैं उसको प्रूव कर सकूं कि मैं इन रिटर्न आपको 10 लाख की वैल्यू दे रहा हूँ, चांसेस है कि आप एग्री कर जाएंगे। तो सबमिट अवेयरनेस कि मैं हर टाइम नेगोशिएट कर रहा हूँ। टिप, टाइम, इंफॉर्मेशन, पावर, तैयारी, विन-विन सिचुएशन, एंड द एटीट्यूड ऑफ गिविंग वैल्यू मेक्स मी अ बेटर नेगोशिएटर। जैसे अभी आपने बात किया विन-विन सिचुएशन की, ऑब्वियसली हमें भी एक कॉलेज में सिखाया जाता है कि विन-विन सिचुएशन रहनी चाहिए करके। एक विन-विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है? विन-विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए मेरा मोटिव क्या है, उसके पीछे मेरे को आउटकम क्या चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से, मैं ट्रेनिंग के लिए कभी कभी हमारा नेगोशिएशन होता है। And we had recently, let me tell you realistic example. Recently, I was talking to a developer, real estate developer, a prominent developer in Pune. Now, I quoted him, say 1 lakh rupees for 2 days session. And of course, I said, बहुत ज़्यादा है. Let's talk about this. So it came into negotiation. Now, you said how to have a win-win negotiation. So I was sure कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए भाई 2 दिन के. That is why my ticket size today. Now to make it win-win, if I go 50,000 रुपए और 25,000 रुपए, I'll lose. Maybe they win. Maybe. I'm not sure. सस्ता मतलब सामने जीत जाएगा, गारंटी नहीं है. That because उसके इसमें क्या होगा, यदि मैं 25,000 में एग्री हो जाऊंगा, maybe I won't deliver the session with that enthusiasm कि यार मिली क्या रहा है इसमें. Understand?
So now what I did, sir, this is what is my ticket size. ये सर 1 लाख रुपया. Now what I can offer you probably, so मैं क्या कोशिश to make it win-win, I try to understand their problem. वो ट्रेनिंग क्यों चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रॉब्लम कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए. प्रॉब्लम तो है लेकिन हाउ बर्निंग इट इज, so that I can charge still 1 lakh rupees, and how can I solve it in a given period of time plus value addition. So let me tell you, मैं इसके लिए literally I connected the people, I connected sources in industry कि यार रियल एस्टेट में एक्स डेवलपर को इस समय क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनका सेलिंग क्या है, उनका मार्जिन रेशियो क्या है, उनका एक्सपांशन क्या है, उनका रियल एस्टेट में इस समय रेपुटेशन क्या है, उनका इन्वेस्टमेंट का हालचाल क्या है. एंड देन आई स्टार्टेड हैविंग पिक्चर कि भाई उनके प्रोजेक्ट्स जो है ना, 4-5 बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च करके बिक नहीं रहे, और उनका करोड़ों का रुपीस पैसा स्टेक पे है. टिकट साइज जो है एक एक प्रोजेक्ट, एक एक अपार्टमेंट की करोड़ रुपीस में है. देन आई अंडरस्टूड कि उनका करोड़ों रुपए अटका हुआ है, और उस समय सेल्स में, ट्रेनिंग में पोजीशनिंग क्या है. तो ये पूरा इंफॉर्मेशन मैं समझूं तो एंड ऑफ द डे मैंने क्या किया, मैंने उनको रियलाइज किया कि आप ये 1 लाख रुपए देने के बाद जो वैल्यू मिलेगी आपको, ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बिक जाएंगे आपके. सो ऑफ कोर्स आई थॉट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनको जिताना भाई, उनको जिताना है, सामने वाले को जिताना है. द मोमेंट यू थिंक सामने वाले को जिताना है, एक्चुअली बिकम गुड नेगोशिएटर, बिकॉज आप एक लीडर की तरह बात कर रहे हो, एंड यू नो यू गो इन लॉन्ग रन, यू बिकम बेटर. जैसे भी आपने बताया कि आप निगोशिएट अच्छे से कर सकते हो वो टाइम पे जब सामने वाले को जिताना है, आप ये कंसिडर करते हो. ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज हो गई है, लेकिन अगर मैं एक निगोशिएशन स्टार्ट करना है मुझे, उसका एक सीड मुझे स्टार्ट देना है, मतलब एक सीड के रूप में मुझे उसको देखना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप जानना है व्हाट इज द प्रॉब्लम. नथिंग हैपेंस विदाउट अ प्रॉब्लम. देखिए सेल कब होती है, या तो कोई गोल है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, या पास में प्रॉब्लम है. अंडरस्टैंड, राइट फ्रॉम योर बिजनेस टू माई बिजनेस टू एनी बिजनेस, दो ही चीज़ों की बात होती है, या तो कोई प्रॉब्लम पास्ट में, या आगे का कोई गोल है. एक बात तो सीड का शुरू होगा ये जानना कि प्रॉब्लम कितनी गहरी प्रॉब्लम है, या ये गोल कितना कनेक्टेड, कितना जरूरी है उसके फाउंडर के लिए. समझ रहे हैं आप. तो ये गोल और ये प्रॉब्लम का डेंसिटी मेरे को समझ में आया, तो उसको सोल्व करते हुए मैं कितना वैल्यू दे पा रहा हूं, उस बेस पे मैं बात करूंगा कि सर आई विल गिव अ सॉल्यूशन, एक्स प्राइस होगा ना. यदि नेगोशिएट होता कि मेरे को वाई प्राइस दूंगा, तो वाई प्राइस नहीं है एक्स में होगा, बिकॉज एक्स 1 2 3, बिकॉज मैं उसकी भाषा बोल रहा हूं, अभी उसकी लैंग्वेज बोल रहा हूं, बिकॉज आई अंडरस्टूड व्हाट इज दैट ही वांटेड, एंड उसके लिए वो पाना कितना जरूरी है ये समझ में आया मेरे को. तो बेसलाइन क्या है, प्रिपरेशन. नेक्स्ट टॉपिक शायद तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, या फिर क्वेश्चन जो मैं पूछा था बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने अभी तक बात करते हुए काफी सारे ऑथर्स को कोट किया हुआ है. उसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि एक एंटरप्रेन्योर को कंटिन्यूअस लर्निंग रखना चाहिए. Oh my God, you asked something which is very close to my heart. और मैं जो आज जो कुछ भी हूँ, लर्निंग बहुत ज़्यादा बेस्ट. इफ आई डोंट प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुमारो, यदि मैं मसल्स तैयार नहीं कर रहा हूँ कल के लिए, है ना, तो हाउ डे, और तैयार करने का तरीका क्या है. तो लर्निंग, मैं लोगों को बोलता हूँ लर्निंग, लोग बोलते हैं हम सीख रहे हैं ना, एनीवे लाइफ इज अ लर्निंग, एवरीडे इज अ लर्निंग, हम सब, दैट इज नॉट लर्निंग. दो तरीके, एक दुनिया, मेरी गाड़ी जहां मेरे को ले जा रही है वहां पहुंच रहा हूं मैं, एक मैं ड्राइवर को बोल रहा हूं या मैं खुद गाड़ी चला रहा हूं कि मेरे को पहुंचना है अंधेरी में एक्स पॉइंट पर पहुंचना है. तो फर्क है. सिमिलर लर्निंग में एक लर्निंग है जो लाइफ सिखा रही है उसके हिसाब से, लोग सिखा रहे हैं उसके हिसाब से, सिचुएशन. एक डेलिबरेट लर्निंग विच इज वन ऑफ माई सिग्नेचर प्रोग्राम, जहां मैं कॉन्शियसली डिसाइड कर रहा हूं दिस इज व्हाट आई वांट टू लर्न, दिस व्हाट आई वांट टू अचीव, और ये लर्निंग मेरे पर्पज को, मेरे गोल को, मेरे लाइफ का जो मिशन है उसको सर्व किस तरीके से कर रही है, वो इम्पोर्टेंट. सो मैं ब्यूटीफुल थिंग है, यदि लर्निंग को मैं डेली शेड्यूल में फिक्स कर दूं,
इमेजिन हर्ष, लेट्स से मैं एक डॉक्टर हूँ या इंजीनियर और कुछ भी प्रोफेशन कर रहा हूँ, मैं रोज मैं 10 मिनट सीख रहा हूँ अपने प्रोफेशन के बारे में। डूज डोंट बेस्ट प्रैक्टिसेस पॉलिसी थ्योरीज टूल्स प्रोटोकॉल्स और फ्रेमवर्क्स, रोज 10 मिनट सीख रहा हूँ। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट एवरी सिंगल डे। एक महीने में मैं क्या सीख जाऊंगा, 3 महीने में, और 6 महीने 1 साल में क्या ही हो जाएगा, बाप बन जाऊंगा बाप। बात यह है कि हर रोज मैं सीख रहा हूँ, दुनिया से दूसरों से बेहतर बेहतर बेहतर, एटलीस्ट खुद से बेहतर बेहतर हो रहे हो, रोज सीख रहे हो। तो देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ लर्निंग। एवरी सिंगल डे deliberate learning has to happen, and you can be indispensable in market, you can be unstoppable। आपका रिप्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है, आप रोज सीख रहे हो। जैसा भी हमने डिस्कस किया कि एक लर्निंग हमेशा अपने को रिलेवेंट रखता है। हम जो भी अपने बिजनेस में है वहाँ पे खुद को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो रिलेवेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? रिलेवेंट का एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि आज मैं सोचूंगा यार को टेलीफोन बूथ लगाता हूँ मैं, एसटीडी पीसीओ बहुत अच्छा बिजनेस है, रिलेवेंट आज नहीं है। यानी जो आज के, देखो जो मेरे को आता भी हो, जो मेरे को भाता भी हो, जिसको दुनिया को जरूरत भी हो और जिसका पैसा भी मिलता हो, वो काम करना चाहिए। कोई काम कर रहा हूं मैं, मेरे को आता है एक्स वाई, लेकिन दुनिया को जरूरत नहीं है ना। तो ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा हूं जो दुनिया को जरूरत हो और पैसा मिलता हो। रेलेवेंट जो आज के टाइम में, आज के समय में जिसकी नीड हो, लोगों को समझ में आ रहा हो आज की जनरेशन को क्या चाहिए। इस समय के एजुकेटेड है ना, मिडिल क्लास अपर क्लास हो रही है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, दुनिया कितना फास्ट हो रही है, कनेक्ट हो रही है, इन्फॉर्म डिसीजन हो रहे हैं आजकल। तो इस समय क्या चीज रिलेवेंट है? सो कोडक आउट, नोकिया आउट, रिलेवेंट रहे क्या? वो नहीं रहे। तो मैं एज ए पर्सन, एज ए बिजनेस 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद टेक्नोलॉजी कैसे करूँ, टाइम कैसे करूँ, लोगों की सोच कैसे करूँ, उस टाइम के साथ चलने वाली चीज़ों को हम रिलेवेंट बोलते हैं। तो समय के साथ मैं चल पाना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर को आप क्या सजेस्ट करोगे, कैसे किताबें उसको पढ़नी चाहिए ताकि वो रिलेवेंट रहे? एंटरप्रेन्योर को मैं खुद 2 तरह की बुक्स पढ़ता हूँ। एक जो मेरे खुद को रिलेवेंट, खुद को बेटर एज ए पर्सन बना रही हो, सेल्फ हेल्प बुक्स। एग्जाम्पल 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कोवी। एग्जाम्पल एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ किलर। एग्जाम्पल स्टार्ट विद व्हाई। सो ये बुक्स क्या कर रही है, मेरे को एज ए पर्सन बेहतर बना रही है। नाउ ये दूसरी बुक्स मैनेजमेंट बुक्स। एंटरप्रेन्योर्स कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? बिजनेस की दुनिया की बुक्स, जो दुनिया में क्या चल रहा है। स्केलिंग अप बुक है, स्केलिंग अप है, ट्रेंड भी हो सकती है आज की, आज का मार्केट क्या चल रहा है, आज का दुनिया क्या बोल रही है। तो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से देश दुनिया में बहुत सारी ब्यूटीफुल बुक्स है जो मैं पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं XYZ इंडस्ट्री में डील कर रहा हूँ, तो XYZ इंडस्ट्री में जो बेस्ट ऑफ बेस्ट लोग हैं, क्या, और आज तो कितना आसान हो गया है। आप उस आदमी से सीख सकते हो जो शायद दुनिया में मिल नहीं, सोच नहीं सकते हो आप, लेकिन आप सीख सकते हो उससे, आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप उसको सुन सकते हो। यूट्यूब है, गूगल है, और दुनिया भर के ऐप्स है, कितना आसान हो गया, उनकी बुक्स पढ़ सकते हो। तो पढ़ते रहना इंपॉर्टेंट है, सीखते रहना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर रीडिंग हैबिट मुझे वर्कप्लेस पे इम्प्लीमेंट करनी है तो बेसिक क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, और एक्चुअली वर्कप्लेस में हम कर सकते हैं क्या? आई हैव सीन पीपल डूइंग सो। मैं कल हमारा एक इवेंट था पूना में, जो JW मैरियट है वहाँ पे। द मोमेंट आई एंटर्ड JW मैरियट, राइट हैंड साइड में रेस्टोरेंट था, सामने एक बुक सेल कर रहा था, इमेजिन। एंड आई नो ए कंपनी इन पुणे, दे हैव द मोमेंट यू एंट्री यू हैव सम बुक सेल। हाउ क्लासिक, हाउ ब्यूटीफुल, एंड द बुक्स आर लाइंग डाउन। सो आप जब वेटिंग एरिया में बैठते हो, इनफैक्ट आई हैव सीन ऑफिसेज, इवन डॉक्टर्स प्लेस, wherein in the waiting area there are books placed. So it's a virtue, man. It's something which you want to inspire the world. So इसका एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्ट मीनिंग नहीं है। आप चाहे तो आप आपके वेटिंग एरिया में जहाँ चाहे वहाँ बुक्स प्लेस कर सकते हो। So because you're making the world a better place to live in. So वर्क प्लेस पे आप एक सिंपली एक सेल्फ प्लेस करो। अब जो दिखता है ना सामने, जल्दी करते हो
हम ढूंढना नहीं चाहते, हम बहुत आलसी लोग हैं, पता है क्या? बाय डिफॉल्ट ह्यूमन बीइंग इज वेरी आलसी, वेरी लेजी. You're thirsty, you're sitting, you want to go water, you see your wife coming, अरे पानी लेते आना. That's how it happens. So मेरे सामने जो दिखेगा ना वो मैं जल्दी करूंगा हैबिट्स के हिसाब से. तो बुक घर पे भी मेरे को क्या करना चाहिए, मैं बेडरूम मेरा है, एक बाजू में सेल्फ होनी चाहिए जहाँ मैं हाथ बढ़ाया बुक मिल गई. ऑफिस में सामने होनी चाहिए, तो जो सामने होगी तो आप एज ए एंटरप्रेन्योर आपके लोगों के लिए ये हैबिट डेवलप कर सकते हो कि आप बुक्स प्लेस करो, विजिबली रखो उनको. तो एक्चुअली हम अभी जा रहे हैं एंड ऑफ द एपिसोड, ये पॉडकास्ट का. काफी बार हमने डिस्कस किया हुआ है कि एटीट्यूड, कि ये पर्सन का एटीट्यूड अच्छा नहीं है, ये पर्सन का एटीट्यूड अच्छा है. तो ये एटीट्यूड होता क्या एग्जैक्टली? मेरे को लगता है कि किस लेंस से मैं दुनिया को देख रहा हूँ. एक ही घटना को, वो सुना आपने, जब बारिश होती है तो ज़्यादातर लोग गीले होते हैं, कुछ ही लोग उसको महसूस करते हैं, बाकी सब तो गीले होते हैं. महसूस करते हैं कि बारिश हो रही है, वो एटीट्यूड ही है, एटीट्यूड ही है ना. एक इवेंट को दो अलग अलग तरीके से देखना एटीट्यूड ही है ना. तो वो एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ या एज ए प्रॉब्लम देख रहा हूँ, मेरे ऊपर ही है. यदि आई रिमेंबर ईयर्स बैक व्हेन आई हैड एन सीवियर एक्सीडेंट, मेरा पेट टूट गया था ये, एंड आई वाज बेडरिडन फॉर 3 months एंड आई वाज लाइक लाइफ इज गॉन, है ना, अभी खत्म हो गए. एंड आई रिमेंबर वन पर्सन सेइंग, भाई तेरे पास मौका है, तू पढ़ना पसंद है तेरे को, तू पढ़ नहीं पाता था, जितनी बुक्स पढ़ 3 महीने घर पे पढ़ा है. हाँ, आई सी ना अपॉर्चुनिटी. सो वो एटीट्यूड है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, आप पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हो या प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो. मुझे लगता है लाइफ इज ऑल अबाउट एटीट्यूड. घर में बाहर हर जगह है ना, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ वही मेरे को मिलता है एक्चुअली, है ना. तो जो ढूंढ रहा हूँ ना, यदि पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा हूँ तो एटीट्यूड मेरा चीज़ों को देखने का नजरिया, तरीका, मेरा टाइप, पैराडाइम, है ना, मैं क्या देख रहा हूँ, वो एटीट्यूड, दृष्टिकोण है मेरा क्या मैं ढूंढ रहा हूँ, दैट इज एटीट्यूड, है ना. और मेरे को लगता है ये लर्नेबल स्किल है, मैं अपना एटीट्यूड ठीक कर सकता हूँ, है ना. जो कंडीशनड हुआ हूँ मैं सोसाइटी से, लोगों से, उससे मैं बाहर आ सकता हूँ. सो एटीट्यूड समथिंग विच हाउ यू लुक एट थिंग्स, दैट इज योर एटीट्यूड. एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, या फिर हम एटीट्यूड चेंज करते हैं, शिफ्ट होता है हमारा एक, जैसा आपने बताया कि दृष्टिकोण रहता है, एक नज़रिया रहता है, तो हम कैसे चेंज करते हैं, तो उसके पीछे में एक फ्यूल क्या है? फ्यूल मेरे को लगता है कि पहली बात तो हम जो जैसे देखते हैं वैसा ही हम बिलीव करने लगते हैं. सीइंग इज बिलीविंग. जो हम ज़्यादा देखते हैं हमें लगता है कि वैसा ही है ना. हम ज़्यादा लोगों को, हमारे आस पड़ोस में 10-20 IAS बन गए, हम लगता है आजकल IAS का ट्रेंड चल रहा है. हमारे आस पड़ोस में 10 लोग IIT में चले गए, हम लगता है IAS चल रहा है. हमारे 10 आस पड़ोस में 2-4 चोरी हो गई, अरे चोरी बहुत हो रही है. डू यू एग्री विद मी? तो हम कुछ, हमारा दृष्टि एक लिमिट तक जाता है ना, तो हम उसी नज़रिए से सब कुछ देखने लगते हैं ना. अभी मेरे को क्या देखना है, क्या सुनना है, ये थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता हूँ मैं. मेरा एक हद तक मेरा कंट्रोल है कि मेरे को क्या पढ़ना है, कौन सा फेसबुक पेज फॉलो करना है, कौन सा यूट्यूब का चैनल देखना है, किन लोगों के बीच में ज़्यादा समय बिताना है. बिकॉज इवेंचुअली ये एसोसिएशन जो है, ये मेरी सोच को, मेरे इंस्पिरेशन को, मेरे प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस कर रही है, प्रभावित कर रही है ना. और उस हिसाब से मेरा एटीट्यूड डेवलप होने लगता है. तो पहली बात ये है कि मेरे को क्या चाहिए, तो मैं वैसे लोगों के बीच रहने की कोशिश करूँ, चाहिए जो मेरे को अपलिफ्ट करते हैं, जो मेरे को बेटर फील कराते हैं. तो आई थिंक पहली चीज क्लैरिटी है इसमें कि मेरे को क्या चाहिए, है ना. और दूसरा फिर वैसा ही एसोसिएशन रखूँ मैं, वैसे बुक्स पढ़ूँ, वैसे लोगों बीच जाऊँ, जिनका गोल वो है जो मैं गोल चाह रहा हूँ. सो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, इट्स ऑल अबाउट व्हाट आई वांट, इट्स ऑल अबाउट मेरे अंदर चाहत कितनी है, वो शिद्दत कितनी है. जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं तो हमेशा हम ट्राई करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में भी वैसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहे जैसा हम रख रहे हैं. सेम एटीट्यूड हम वर्क प्लेस पे कैसे रख सकते हैं, ताकि हमारी जो टीम है या फिर हमारा वेंडर है, हमारा एम्प्लॉइज है, वो एक सेम पॉजिटिव एटीट्यूड से जाए. ये इम्पोर्टेंट क्यों है बताता हूँ कि मैंने एक टर्म पढ़ी है, यू आर कंटेजियस. ह्यूमन बीइंग, हमारे इमोशंस के साथ साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज भी कंटेजियस होती है. जैसा हम फील कर रहे हैं, हम बिहेव कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे आसपास सर्कल के लोग भी वैसा ही फील और बिहेव करने लगते हैं. बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सब एनर्जी है, करेक्ट. नाउ हाउ टू कीप द सेम एट अ वर्क प्लेस? नंबर 1,
कि हम हमारे लोगों को एक पर्पस से बांध रख पा रहे हैं क्या। हमारे ऑफिस में यदि 10, 20, 50, 100 लोग काम कर रहे हैं, उन सबका वाई क्लियर है क्या, चाहे वो ऑफिस का वाई हो, पर्पस, मिशन, या उनका पर्सनल वाई हो। मैं क्या कोशिश करता हूँ, मेरे जो लोग हैं, हम मॉर्निंग हडल करते हैं, वी टॉक अबाउट अ पर्पस एवरी सिंगल टाइम, व्हाई इट इज एवरी सिंगल डे दे कम टू ऑफिस, टू इस ऑफिस का असाइनमेंट को उनके पर्सनल वाइज से बांध के रख पाना इम्पोर्टेंट। एंड यू नो हैप्पीनेस कब आती है, जब हमें लगता है कि हम एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है, हमने एक हर्डल के बाहर आ गए, वी फील बेटर अबाउट आवरसेल्फ। जब हमने कोई चीज को लड़के बाहर आ गए, और हमें वो बेटर फीलिंग कब आएगी, जब हमें पहली बात तो मुझे प्रॉब्लम पता है, दूसरी बात मेरे को अपने रिसोर्सेज पता है, और मैं उसके बाहर आ क्यों पा रहा हूँ, पर्पस पता है। सो पॉजिटिव कब रह पाऊंगा मैं, जब मैं अपने पर्पस से क्लियर हूं, मैं अपने वाई से क्लियर हूं। सो वाई इज इंपॉर्टेंट, पर्पस इंपॉर्टेंट, एंड हाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट, देन आई फील वर्दी। माइंडसेट क्या होता है, ये क्या हैबिट रहती है? माइंडसेट is not actually, this is my virtue, this is more of attitude। माइंडसेट के हिसाब से हैबिट्स डिसाइड हो जाती है। माइंडसेट आपकी हैबिट्स डिसाइड करता है, माइंडसेट आपका लाइफ डिसाइड करता है। मेरा माइंडसेट है कि लर्निंग जरूरी है, मेरा माइंडसेट है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, क्योंकि रोज 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 कोई चीज़ सीखता हूँ तो धीरे धीरे मेरा अच्छा इंपैक्ट आता है। तो मेरी माइंडसेट ने मेरी हैबिट्स को डिफाइन किया है कि मेरे को जब भी वक्त मिला मैं बुक उठा लेता हूँ, जैसे टाइम मिला मैं कोई पॉडकास्ट सुन लेता हूँ, कोई वीडियो सुन लेता हूँ। क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो इनपुट मेरे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठे हो रहे हैं, आई एम हैविंग गुड कंटेंट। एक एग्जांपल हो, एक माइंडसेट है कि यार क्या ही करना है यार, लाइफ में बहुत हो गया है ना, चिल आज जियो। तो जैसे टाइम मिलेगा, व्हाट यू ट्राई टू डू, कि पार्टी कहाँ हो रही है, मेरे दोस्त कहाँ मिल रहे हैं, है ना, कितना मैं एंजॉय कर सकता हूँ, तो उसके आसपास मेरी हैबिट सही होगी। एक माइंडसेट, तो माइंडसेट इज एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ ना। मेरे को लगता है कि एटीट्यूड नॉलेज से भी ज़्यादा, नॉलेज और स्किल से ज़्यादा जरूरी है माइंडसेट, है ना। वो मेरे अंदर फील होता है कि मैं कर पाऊंगा क्या, that defines everything in life, so mindset is everything, I believe। जैसे हम एक इंडिविजुअल का माइंडसेट के बारे में बात की है, तो आई गेस एक कंपनी का भी और ये ऑर्गेनाइजेशन का भी एक माइंडसेट रहता है। तो ये जो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो माइंडसेट है, ये क्या कलेक्टिव माइंडसेट रहता है? ये कल्चर, यस बिल्कुल कलेक्टिव माइंडसेट होता है, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है। कल्चर कहाँ से आता है, हमसे आता है ना, और यूजुअली वो कैरी फॉरवर्ड होता है ऊपर से नीचे नीचे नीचे, है ना। जो वैल्यूज हम डिसाइड करते हैं, जो आपने सुना होगा कंपनीज की कोर वैल्यूज है, जो लोग दो तरह की कोर वैल्यू, एक तो बोर्ड पे लिखने के लिए होता है कि कहीं तो प्रिंटेड है, वेबसाइट पे लिखा हुआ है, खत्म हो गया। दूसरा है कि वो पीपल मीन दैट, लेट्स से कोई एक कोर पर्पस, कोर वैल्यू लेते हैं इंटीग्रिटी किसी कंपनी की, या फिर कोर वैल्यू है कि कस्टमर सर्विस ना, आई हैव एक्सपीरियंस इन हुंडई। सो कलेक्टिव कल्चर क्या है हुंडई का, मेरी गाड़ी का सर्विस करवाया, एंड then they have a phone कि सर how you rate our services, and I said कि यार क्लीनिंग जो हुई थी ना उसमें ठीक से नहीं हुई यार, अंदर से क्लीनिंग रह गई, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, सर डू यू वांट अस टू डू इट अगेन। आई सेड नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, विल डू इट अगेन। वुड यू बिलीव दे सेंड एवरीथिंग एट होम, वो क्लीनिंग को करने के लिए विथ वैक्यूम क्लीनर दूसरे दिन टीम घर पे आ गई विथ जीरो सर्विस। ये उनका कल्चर है, ये उनका माइंडसेट है कि कस्टमर फर्स्ट ना, एक्सपीरियंस हुंडई कस्टमर माइंडसेट है, एंड दैट्स हाउ। सो वो क्योंकि उनकी कंपनी कल्चर में, तो उनके लोगों कल्चर में है। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, आई वाज कंप्लीटली इम्प्रेस्ड, क्या आई विल नेवर स्विच विद दिस ब्रांड बिकॉज़ दे वैल्यूड व्हाट आई थॉट अबाउट देम। सो इट इज, yes, you said it, collective mindset, and it is derived from companies values, companies purpose, and of course people who are actually leaders, and people who are actually driving force behind the company। So Mr. जगदीश, हमारा सेकंड एपिसोड भी खत्म हो चुका है।
अभी मेरे पास कोई सवाल नहीं आपके लिए। वैसे सवाल तो काफी है, लेकिन वो धीरे धीरे मैं आपको पॉडकास्ट के थ्रू रूट करूंगा। ये जो हमने पॉडकास्ट किया है, इसके थ्रू आप एक जो नए बिजनेस पीपल है, या फिर जो एस्पिरेंट्स है, या फिर जो स्ट्रगल कर रहे, फेल भी हो रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जो टिका रहेगा वही चलेगा। तो मेरे एक अंकल बोलते हैं कि आप कोई भी धंधा कर लो, बेसिक बिना पढ़ा वाला आदमी का फंडा ही है, 5 साल आपको तपना पड़ेगा। आप डॉक्टर बन जाओ, IIM IIT से आ जाओ, अब डे 1 पे सेट नहीं है, आपको तपना पड़ेगा। सो मेरा फाइनल मैसेज है कि एक हैबिट मेरी सीखने की होनी चाहिए कि रोज मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं, रोज मैं कुछ सीखूं। दूसरा मैं लगा रहा हूं। The one who works hard enough and persist long enough wins the game. जीतता ही है, कुछ नहीं रोक सकता उसको। तो मुझे हमेशा लगा रहना पड़ेगा आपके पीछे में, ताकि आप वापस आओ यहाँ पे। आप ऑलरेडी जीत गए हैं मिस्टर हर्ष, because this podcast I think you have been following me for 6 months time and today it happened. Yes, Congratulations. थैंक यू सो मच। Thank you so much. God bless you. सो दोस्तों, हमने हमारा सेकंड पार्ट में खत्म कर दिया है। आपने काफी अच्छी तरह से सीख लिया होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है। आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे जगदीश ने कहा है कि आप खुद पढ़ सकते हो, रिलेवेंट रह सकते हो, और काफी सारी चीजें आप डेवलप कर सकते हो। तो प्लीज ये पॉडकास्ट को, दोनों पॉडकास्ट को बैक टू बैक देखिए, समझिए और पढ़ते रहिए, ताकि आप अपडेटेड रहे और रिलेवेंट रहे। थैंक यू सो मच।